हाय, गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अब बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक जो सभी को ऑलमोस्ट पता है, या अगर मैं लेमन की लैंग्वेज में बोलूँ यानी कि जिसको अगर बहुत बेसिक नॉलेज है, उसको भी इंडिया में ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट था, उनको भी ये बात पता होती है। मतलब कि अगर एक लेमन की मैं बात करूं तो उनको भी पता है कि ब्रिटिश को इंडिया से कैसे रिलेट करते हैं हम लोग हमेशा, है ना। तो अब मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ये एक ब्रिटिश की कंपनी थी। ब्रिटिश की ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि बहुत छोटे स्केल पे उन्होंने स्टार्ट करी थी, राइट। इन्होंने स्टार्ट करी थी ये 1600 में, और बहुत कम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जो कि 216 लोग थे। उन्होंने ये स्टार्ट करी थी, राइट। जिसका एक सीईओ था, मतलब कि उसको वो गवर्नर बोलते थे, और उसके डायरेक्टर्स थे 24। मतलब कि अंडर गवर्नर देयर वर 24 पीपल, मतलब 24 लोग गवर्नर के अंडर थे, यानी कि सीईओ के अंडर थे। तो ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? तो अभी इसमें क्या मेंशन किया हुआ, इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट वाज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वो कंपनी होती है जहां पे जो एक ही पर्टिकुलर ओनर के थ्रू ओन नहीं करी जाती, यानी कि उसके बहुत सारे ओनर होते हैं, है ना। अब बहुत सारे ओनर होने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ओनर होने का मतलब होता है कि जैसे कि लेट्स से दैट दिस इज वन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इसके बहुत सारे ओनर हैं। वन टू, ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाए। तो वन टू थ्री फोर, ये सारे के सारे क्या हैं? शेयर होल्डर्स हैं। वन टू थ्री फोर, यानी कि इनका कुछ कुछ परसेंटेज का शेयर है इस कंपनी में। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर फोर्थ, जो पर्सन नंबर 4 है, उसका परसेंटेज है 5%। पर्सन नंबर 3 है, उसका परसेंटेज है 10%। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल, राइट। और इसका है 40%। तो जब प्रॉफिट आएगा उस कंपनी का, तो उनको उस जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी कि जितना जो उनका प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से उनको 5%, 10%, 40% एंड मे बी लेट्स से इसका 50% है। तो इसके अकॉर्डिंग उनको चीजें, उनको जो शेयर है वो मिलता है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो जितना इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनको उसका शेयर मिलता है। तो ये होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता इसका कोई, है ना। मतलब कोई एक पर्सन नहीं कह सकता कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, राइट। वाई? क्योंकि ओनर्स बहुत सारे हैं, जिनका जिनका शेयर है उस कंपनी में, चाहे फिर वो 5% का ही क्यों ना हो, राइट। इट डजेंट मैटर कि किसका कितना शेयर है, बट शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, राइट। सो ऑफ कोर्स वो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी में ही आती है, राइट। प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है बाय रिच क्लास और एरिस्टोक्रेट्स। मतलब कि जो बहुत रिच लोग हैं ब्रिटेन के, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी बनाएंगे, राइट। ट्रेडिंग कंपनी। और ये कंपनी किस किस चीजों में डील करेगी? कॉटन, शुगर, सिल्क, ये मतलब सिर्फ कुछ ही कमोडिटीज है जिनका मैं नाम ले रही हूँ, बट अदरवाइज बहुत सारी कमोडिटीज थी जिनमें वो ट्रेड करते थे, राइट। सो इस तरीके से इन्होंने शुरू किया। अब ये शुरू कैसे हुआ ये हम जानते हैं, राइट। कि किस तरीके से ये शुरू हुआ, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। Hmm. So, as I said that ईस्ट इंडिया कंपनी was started in 1600। 1600 में शुरू किया गया ईआईसी को, राइट। सो अभी शुरू हुआ कैसे, और हम इसे समझ भी क्यों रहे हैं? मतलब क्यों ईआईसी इतना इम्पोर्टेंट है? ये तो चलो मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रिटेन से रिलेटेड है और ब्रिटेन इंडिया से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई हम इसको इसको पढ़ रहे हैं, ईआईसी को पढ़ रहे हैं। बट ये शुरू कैसे हुआ? क्योंकि ईआईसी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी यानी कि ट्रेडिंग कंपनी मतलब एक बिजनेस हाउस,
अब बिजनेस हाउस का पॉलिटिक्स में क्या रोल है? कुछ भी तो नहीं, राइट? और या फिर एडमिन की अगर हम बात करें, एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन कर रहा है या लॉ कैसे रन कर रहे हैं, राइट? उसमें इनका कोई रोल है नहीं। एक बिजनेस हाउस का थोड़ा सा रोल है, बट लेकिन वो इतना मेजर रोल नहीं है। बट ईआईसी कैसे इम्पैक्ट करने लगी पॉलिटिक्स को, एडमिन एडमिन को, लॉस को, ये हम आगे फर्दर जाके समझते हैं। और इससे धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारे लॉज फ्रेम किए गए हैं, वो किसके बेसिस पे किए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, राइट? Right, what is the history of our constitution, how we framed the different laws and rules, right? तो ये हम समझेंगे. So let's begin. So let me just go to the next slide. I'll come back to this slide again, but उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ था. So हुआ ये कि अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे या फिर आप वर्ल्ड मैप में ही देखोगे, तो यूरोपियन कंट्रीज में से क्या था, ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ. ऑल्दो इसमें अपने कहते हैं ना कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे होते तो, हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर हिस्ट्री का एक पोर्शन यहाँ पे घट, मतलब लेट्स से दैट अगर यहाँ पे कुछ हिस्ट्री, कुछ घटना घट रही है इस एरिया में, बट हो सकता है ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे एरिया में है वहां पे कुछ अलग हिस्ट्री हो, है ना? तो सिमिलरली अगर हम इंडिया की भी हिस्ट्री देखें तो अगर यहाँ पे कुछ अलग, गुजरात में अगर कुछ अलग घटना घट रही थी, तो ऑन दी अदर हैंड जेएनके में कुछ और हो रहा था, राइट? और इन दी, इफ यू सी दी अदर साइड ऑफ इट, तो फिर गोवा में कुछ और हो रहा था. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को अलग अलग एंगल से देखा जाता है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबके लिए हिस्ट्री एक ही है, राइट? हिस्ट्री को अलग अलग एंगल से देखा जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की हिस्ट्री हो रही होती है, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू दीज मैप्स, राइट? तो कैसे शुरू हुआ, ईआईसी का पहला रूट क्या था ईस्ट इंडीज के लिए? अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया मेंशन नहीं किया है, ईस्ट इंडीज मेंशन किया है. ईस्ट इंडीज मतलब क्या है, वो मैं भी आपको समझाती हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एज आई विल गो अहेड विद दिस. तो यूरोपियन कंट्रीज में से क्या था कि पोर्टुगल एक पहला ऐसा, मतलब आप कह सकते हो कि पोर्टुगल्स ने पहले शुरू किया था, पोर्टुगल्स ने पहले स्टार्ट किया था, उन्होंने डिस्कवर करी ये वाली रूट जो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ. उन्होंने बस ऐसे ही थ्रू सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छा एक और रूट है. और वहां पे उनको सडनली पता चला, इसी इसी मैप का थोड़ा सा वाइडर वर्जन या क्लोज वर्जन ये है, जो कि अफ्रीका, जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं. तो अफ्रीका में आप देख सकते हो यहाँ पे लाई करता है आपका केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, केप ऑफ गुड होप. तो दे डिस्कवर्ड कि यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है. और ये काफी सिग्निफिकेंट प्लेस है, मतलब काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसका लोकेशन ही ऐसा है. वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर ऑन. बट अभी हम एज ऑफ नाउ अभी हम यही समझ रहे हैं कि अगर आप पोर्टुगल का देखो, पोर्टुगल यहाँ से ट्रैवल करते हुए आए, दे डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, उसके बाद फिर वो ट्रैवल करते हुए गए. बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको बिकॉज हिस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं घटती हैं. तो अगर इंडिया में कुछ और हो रहा था उस टाइम पे मुगल्स थे, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे पोर्टुगल्स डिस्कवर कर रहे थे सी रूट, है ना? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की हिस्ट्री हो रही थी, मतलब घटनाएं घट रही थी जिसको आज हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, राइट? सो अगर हम यहाँ पे जाते जाते देखें तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि मतलब ईस्ट इंडीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट इंडीज. तो जब इन्होंने केप ऑफ गुड होप के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गए, केप ऑफ गुड होप की ईस्ट की तरफ गए, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो इंडियन ओशन वाला और उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इन इस तरफ काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब दे हैव क्वाइट गुड रिसोर्सेज, काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि यूज्ड नहीं है, अनटैप्ड है ना. तो फिर अनटैप्ड मतलब कि यूज नहीं करे गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन रिसोर्सेज को खुद के यूज में लेकर आए और ट्रेड करें. इससे हम अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, ट्रेड यानी कि ट्रेड कर पाएंगे, और एट द सेम टाइम हमारी कंट्री तो प्रॉस्पर होगी ही, हम भी प्रॉस्पर होंगे, राइट? सो इस चीज को माइंड में रखते हुए, राइट,
तो इसी 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 के बेसिस पे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इसी के बेसिस पे उन्होंने डिस्कवर किया वास्को डी गामा। ये बेसिकली जो आपको इस दूसरे मैप पे दिखाया हुआ है, ये वो वाला रूट है जो कि हम कह सकते हैं कि वास्को डी गामा वाला रूट है। मतलब यानी कि तब उन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छा ये जो लोकेशन है ये इस जगह पे, मतलब आप कह सकते हो कि ये कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वर डिस्कवर्ड, है ना। इंडिया के कोस्टल एरियाज को डिस्कवर किया गया उस टाइम पे। सो नाउ आई जस्ट गेट बैक टू द previous slide so that we can understand this concept widely, right? तो ये भी हम समझेंगे दोबारा से। बस मेरे को थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था कि किस तरीके से चीजें शुरू हुई। तो क्या हुआ कि अगर उन्होंने उन्होंने एक बार डिस्कवर कर लिया कि अच्छा इस तरीके की सिचुएशन है ईस्ट इंडीज में, तो अगर ईस्ट इंडीज में इस तरीके की सिचुएशन है तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो उनको उनकी क्वीन थी, वो थी क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ वन, राइट। क्वीन एलिजाबेथ वन थी, ब्रिटेन की क्वीन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे परमिट लिया, ईआईसी ने क्या किया, परमिट लिया, क्वीन एलिजाबेथ के सामने अपना प्लान प्रेजेंट किया कि ईस्ट इंडीज में इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है और हमें वहां पे ट्रेड करना है। तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप इसको एक कहानी की तरह समझो और आपको इस तरीके से हिस्ट्री याद भी हो जाएगी, राइट। सो ईस्ट इंडीज ने ईस्ट इंडीज में उन्होंने सोचा हम बिजनेस करेंगे और हम ट्रेड करेंगे, अपना प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया क्वीन को। और क्वीन ने क्या किया, प्लान को समझा एंड शी अंडरस्टूड प्लान वेल। उन्होंने बोला हाँ बात तो ठीक है, रिसोर्सेज भी अनयूज्ड हैं और तुम भी ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी कंट्री भी प्रॉस्पर करेगी और तुम भी प्रॉस्पर करोगे, राइट। तो मतलब क्वीन ने भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपना बेनिफिट देखा, अपना बेनिफिट मतलब कंट्री का बेनिफिट देखा, नेशन का बेनिफिट देखा अपना, कि हमारे नेशन के लिए तो अच्छा ही है, राइट। सो क्वीन ने एक चार्टर इशू किया। चार्टर का मतलब होता है कि कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ मतलब अलग अलग तरीके के रूल्स हैं। रूल्स बोल सकते हो आप या प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स, राइट। या आप बोल सकते हो कि बिलीव्स, बिलीव्स, राइट, बिलीव्स, कुछ ऐसे रूल्स जिसमें ये मेंशन था, मतलब कि उस चार्टर में ये मेंशन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली है, मोनोपोली, मोनोपोली टू ट्रेड इन। अब ये सबसे पहले समझते हैं कहाँ ट्रेड करना है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। इसके अलावा एक और जगह थी जहां पे उनको मोनोपोली मिली, बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी मैं उसकी बात करती हूँ कि ईस्ट इंडीज, अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही पर्सन या एक ही डोमेन या फिर आप कह सकते हो एक ही एंटिटी उस चीज को गवर्न करेगी, राइट। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रेलवे, इंडियन रेलवेज किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, राइट। क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्राइवेट कंपनीज उसको ओन करती ही नहीं है, राइट। सो जैसे कि इंडिया में इंडियन रेलवेज किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली, मतलब गवर्नमेंट विल ओनली टेक केयर ऑफ इंडियन रेलवेज, राइट, राइट। सिमिलरली मतलब कि इंडियन रेलवेज में सिर्फ गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट होगा, किसी प्राइवेट कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट अगर वो करना भी चाहे तो वो फिर भी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि, है ना, अलाउड नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच दे कैन नॉट डू। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें मेट्रोज की, सो मेट्रोज का अपना, मतलब अगर आप कह सकते हो मेट्रो इसमें नहीं आती, इंडियन रेलवेज का ऐसा पार्ट नहीं है वो, राइट। मतलब वो मोनोपोली वाला पार्ट नहीं है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइवेटली ओन्ड भी है, राइट। मेट्रो का अलग, मतलब अलग तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इंडियन मेट्रोज का, राइट। सो है ना, दे आर नॉट एसोसिएट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंडियन रेलवेज, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, आई जस्ट इरेज एवरीथिंग नाउ। सो
As I was talking about EIC, now they proposed a plan before the queen. क्वीन के सामने एक प्लान प्रपोज किया, क्वीन अग्री हो गई, शी अग्री शी अग्रीड, एंड देन शी इशूड अ चार्टर, उन्होंने एक चार्टर इशू किया जिसमें कुछ रूल्स लिखे थे, और मेजरली रूल्स तो बहुत सारे लिखे थे बट उसमें ये था कि मोनोपोली किसकी होगी, मोनोपोली होगी सिर्फ ईआईसी की, मोनोपोली ऑफ ईआईसी टू ट्रेड इन, ट्रेड वेयर, ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज के अलावा, अच्छा इसमें भी दो चीजें थी, आई जस्ट क्विकली यूज माय इरेजर एंड आई रब इट, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको बता देती हूँ, राइट, मोनोपोली टू ट्रेड, सो अब नेक्स्ट स्लाइड में ले चलती हूँ मैं आपको, और इससे भी नेक्स्ट स्लाइड में ले चलती हूँ, जस्ट शो यू अनदर स्लाइड। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, बट अभी तो हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, और ये जो रूट मैंने आपको अभी मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ दोबारा से, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से ये वाला रूट डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद फिर ये पता चला था कि अच्छा ईस्ट इंडीज में क्या रिसोर्सेज है ना, तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया ईस्ट इंडीज वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन इस तरह, ये सारा ईस्ट इंडीज वाला पोर्शन है। अब दूसरा आता है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन भी उन्होंने डिस्कवर किया, जिस तरीके से उन्होंने केप ऑफ गुड होप किया डिस्कवर, केप ऑफ गुड होप, उसी तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मैगलन भी डिस्कवर किया था, राइट, इधर से यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, राइट, सो साउथ अमेरिका में, सो जब भी हम स्ट्रेट ऑफ मैगलन की बात करते हैं तो उस मोनोपोली में, या फिर आप कह सकते हो उस चार्टर में क्या डिसाइड हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए वैसे कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहाँ लाई करता है, राइट, तो दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन जस्ट टू लाइक इन एनी एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट, वेयर इट लाइज, वेयर इट लाइज, नॉर्थ अमेरिका लाई करता है या साउथ अमेरिका लाई करता है, मतलब ये एटलीस्ट यू शुड नो, राइट, so and same goes for the cape of good hope as well, केप ऑफ गुड होप के केस में भी वो आपको पता होना चाहिए कि किस कहाँ वो लाई करता है, राइट, सो यस, ये साउथ अमेरिका में लाई करता है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, सो यहाँ इधर से जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेड किया है रेड से, ये आ गया ईस्ट इंडीज वाला एरिया, इसको बोल सकते हो आप ईस्ट, ईस्ट ऑफ ईस्ट इंडीज, ईस्ट ऑफ ईस्ट इंडीज, एंड दिस इज कॉल्ड, इतना वाला पोर्शन, मतलब जो अभी मैं शेड कर रही हूँ, इसको बोलेंगे वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन, सॉरी माय बैड, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, राइट, तो मतलब अगर हम इसको क्लियरली देखें, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, अ, अगर हम ये वाला पोर्शन देखें जो कि हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन, वेस्ट वाला एरिया ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में है तो वेस्ट, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इस डायरेक्शन को अगर हम बोल रहे हैं तो इट इज वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन, एंड if it is this one, then it should be what, east, east of cape of good hope, राइट, ईस्ट ऑफ यू कैन से केप ऑफ गुड होप, और ईस्ट ऑफ यू कैन से ईस्ट इंडीज बोल सकते हो आप इन डायरेक्टली, या फिर अगर आपको ईस्ट इंडीज नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप,
राइट। इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था, मतलब उस चार्टर में ये लिखा था, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और लेट्स गेट बैक। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब मैंने मैप से आपको बता दिया है, तो आई थिंक अब ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यू कैन इवन ड्रॉ दिस, वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन and on the other hand east of Cape of Good Hope, राइट। तो उस मोनोपोली मतलब यानी कि उस चार्टर में ये मेंशन किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जिसको अथॉरिटी है कि वो इन रीजन्स में ट्रेड करेगी। और अथॉरिटी मतलब मोनोपोली, मतलब इस कंपनी के अलावा, इस ट्रेडिंग कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटेन की कंपनी ट्रेड कर ही नहीं सकती। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपने प्लान प्रपोज किया है। हो सकता है उन्होंने ही बोला हो कि हमारे पास ही मोनोपोली होनी चाहिए। उन्होंने क्वीन को इस तरीके से समझाया कि अच्छा देखो, ऐसा है कि हम अगर हमारे अलावा कोई और ट्रेड करेगा तो अ, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा, है ना, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो ईआईसी ने क्या किया, क्वीन को बोला और क्वीन ने उन्हें चार्टर इशू किया। चार्टर में ये था कि मोनोपोली उनके पास ही रहेगी, राइट। मोनोपोली उनको दे दी। अब क्यों, क्यों उन्होंने ऐसा किया? बिकॉज ईआईसी को पता था। अब मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से और अच्छे से समझो। अगर सिर्फ ईआईसी के पास ही मोनोपोली होगी ट्रेड करने की, तो उनका बिजनेस धीरे धीरे, भले ही बहुत छोटे ही पेस में वो ग्रो करेंगे, बट कम पेस होगी उनकी, ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ ही होगी, क्योंकि कोई और तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ईआईसी ही कॉम्पीट कर रही है, वही एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो फिर उनकी ग्रोथ का चार्ट ग्राफ इस तरीके से जाएगा। बट अगर दूसरी कंपनी भी होगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि दूसरी कंपनी भी तो अच्छा करेगी। जब इनका डाउनफॉल चल रहा है, क्या पता उनका काफी अच्छा कर रहे हो वो, हम्म। और जब ये ईआईसी अच्छा कर रही है, तो इस केस में क्या पता ये बहुत अच्छा ना कर रहे हो, अदर ट्रेडिंग कंपनी, राइट, अदर्स। तो इसमें क्या होगा, जब उनके खुद के कॉम्पिटिटर्स होंगे तो फिर फ्लक्चुएशन होगी, राइट। फ्लक्चुएशन तो होगी ना, राइट। उनका ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, और मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी फिर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी डर से ईआईसी ने क्या किया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम किसी और को, हमारी ही कंट्री से अगर कोई और आके ट्रेड करने लग गया, ब्रिटेन से ही आके कोई इंडिया में ट्रेड करने लग गया, फिर तो हमारी कंपनी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी तो डूब जाएगी। वी आर नॉट गोइंग टू फंक्शन वेल, हमारा तो फिर ट्रेड अच्छा नहीं चल पाएगा, हम प्रॉफिट्स भी नहीं कमा पाएंगे। तो उन्होंने क्वीन को इस तरीके से समझाया, एंड क्वीन को भी सही लगा। क्वीन ने सोचा हाँ बात तो सही है, कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंट्री में ही आना है ना, राइट, है ना। अल्टीमेट जो उनका प्रॉफिट है वो तो ब्रिटेन में ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ईआईसी को ही मोनोपोली दे दी। वो ईआईसी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है, राइट। ईआईसी के लिए मतलब एक अच्छी चीज होगी कि अच्छा चलो अच्छी बात है, अब एटलीस्ट ये प्रिविलेज तो मिल ही गया, जैसा वो चाहते थे वैसा हो तो गया, राइट। सो दिस इज हाउ ईआईसी एक्चुअली परसुएडेड एवरीवन, राइट। उन्होंने इस तरीके से अपने 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 प्लान को परस्यू किया, राइट। सो लेट्स स्टडी दिस फर्दर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन था जो कि रिच क्लास ऑफ मर्चेंट्स ने स्टार्ट किया था। रिच क्लास जो थे, बिजनेस क्लास लोग थे, उन्होंने शुरू किया था। और पहले इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, राइट। पहले इस कंपनी का नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने बाद में दिया, ईस्ट इंडीज से अराइव हुआ ये नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट क्योंकि फिर वो मेजरली इंडिया में ही ट्रेड करने लगे, ऑल्दो उन्होंने स्टार्टिंग में काफी अलग अलग कंट्रीज में ट्राई किया, इंडोनेशिया और जितने भी वियतनाम, ये जितने भी कंट्रीज हैं उधर पे भी उन्होंने ट्राई किया, बट लेकिन एट द सेम टाइम उधर पे इतना प्रॉस्पर नहीं करा जितना इंडिया में प्रॉस्पर किया,
और उसके बहुत सारे रीजन थे। रीजन क्या थे दैट यू विल गेट टू नो। क्योंकि मुगल्स थे इंडिया में पहले से ही, है ना, मुगल्स थे। और मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पहले ही कब्जा कर रखा था या फिर अपना साम्राज्य बढ़ा रखा था। तो फिर ईआईसी के लिए, हालांकि इतना इजी तो नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी किसी किसी पर्टिकुलर रीजन को किसी ने कैप्चर कर रखा है, तो अलग अलग लोगों ने। तो इतना आसान नहीं होता उस जगह पे जाके ट्रेड करना और अपनी ही बात मनवाना, बहुत आसान तो नहीं होता। लेकिन इतना भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि इंडिया, बहुत रिसोर्सेज हैं इंडिया में, इंडिया के पास। तो भले ही जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन फायदा बहुत होगा, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। और उसका, यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम क्या था, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम शुरुआत में था गवर्नर। आई जस्ट राइट इट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, लंदन ट्रेडिंग इनटू, काफी लंबा चौड़ा नाम है, इनटू ईस्ट इंडीज, राइट। तो इतना बड़ा उनका नाम था, लेटर ऑन उन्होंने इसको शॉर्ट बना के ईआईसी कर लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया, राइट। बट इनिशियल जो नेम दिया गया था वो यही था, राइट। सो लेट्स गेट बैक, राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से शुरुआत करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। एंड विद दैट वी विल जस्ट कंटिन्यू। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ मैप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट में और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में उन्होंने डिसाइड किया था कि हम वहां पे बिजनेस करेंगे, राइट। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या था कि एक गवर्नर हुआ करता था, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, राइट। गवर्नर हुआ करता था, और जिसको हम सीईओ भी कह सकते हैं, राइट। और गवर्नर को कौन कंट्रोल कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 डायरेक्टर्स, राइट। 24 डायरेक्टर्स थे जो गवर्नर को कंट्रोल करते थे, मतलब गवर्नर वॉज अंडर देम। फिर अलग अलग ये डिवीजन होता है। देयर वर क्लर्क्स, देयर वर ऑफिसर्स। ये बहुत, मैं लेमन बहुत इजी करके बता रही हूँ आपको, सिर्फ इतना, इतने तक ही सीमित नहीं था, बस ये ताकि आपको कहानी की तरह लगे और आपको ये समझ में आए, राइट। मतलब गवर्नर के अंडर अलग अलग थे, ऑफिसर्स थे, क्लर्क्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले थे। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो वो ट्रेडिंग कंपनी थी, तो फिर वहां पे पॉलिटिशियंस तो नहीं होंगे, नेचुरल सी बात है, राइट। लेटर ऑन अगर आप देखोगे हिस्ट्री में कि ईआईसी ने ही अपनी आर्मी भी बना ली थी, आर्मी भी थी, आर्मी थी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। उनको बहुत सारे थ्रेट्स थे, उनको ऐसा फील होता था, क्योंकि मुगल का भी, मुगल एम्परर्स थे जिनको उन्हें फेस करना था, तो इसलिए दे हैड केप्ट आर्मी आल्सो, दे हैड आर्मी जनरल्स आल्सो देयर। सो सो हाउ ईआईसी स्टार्टेड ट्रेड। ईआईसी ने कैसे ट्रेड स्टार्ट किया? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। सो अगर हम बात करें कि कैसे ईआईसी ने ट्रेड शुरू किया, राइट। सो ईआईसी बेसिकली, पहले तो ये हुआ कि अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो ईआईसी ने रजिस्टर तो 1600 में कर लिया था। फिर भी 8 साल लग गए इंडिया में आने के लिए, मतलब इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए, है ना। 8 साल, मतलब कि 1608 जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट, मतलब स्टार्ट किया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इस दिन कंपनी गॉट रजिस्टर्ड इन 31 December 1600, बट स्टिल इट टुक 8 years टू ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड करने के लिए उन्हें 8 साल लग गए, यानी कि 1608।
In 1608, EIC reached सूरत somehow by surpassing other trading companies. अब देखो ऐसा था कि सिर्फ EIC ही थोड़ी ना थी जो कि ट्रेड करना चाह रही थी, बहुत सारी कंपनीज थी। डच पीपल वर देयर, डच डच लोग थे। पोर्टुगल तो ऑलरेडी थे, बट फिर भी उन्होंने, अभी पोर्टुगल्स का अपना अलग ही इतिहास है अगर हम इंडिया को लेके देखें तो, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि EIC ने अपने ही कंट्री में क्वीन से तो चार्टर इशू करवा लिया था कि देखो ब्रिटेन की और कोई कंपनी नहीं आनी चाहिए हमारे अलावा इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो वो तो हो गया क्योंकि वो तो क्वीन के हाथ में था, है ना। तो क्वीन ने चार्टर इशू कर दिया जिसमें रूल्स लिखे हुए थे कि अच्छा चलो ठीक है तुम ही करोगे ट्रेड। बट अपनी कंट्री में तो चीजें करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, बट दूसरे कंट्री वालों के ऊपर उनका कोई दबाव नहीं हो सकता, है ना। तो डच पीपल, डच, पोर्टुगल, पोर्टुगल्स, प्लस फिर मुगल्स का अपना अलग दबदबा था इंडिया में, है ना। मुगल्स भी, वो भी कम थे नहीं, है ना। वो भी काफी पावरफुल थे इंडिया में आने के बाद। तो बल्कि ऑफ कोर्स EIC से पहले ही वो रूल कर रहे थे इंडिया को। तो इसलिए ये जो लाइन लिखी हुई है, EIC रीच्ड सूरत समहाउ बाय सरपासिंग अदर ट्रेडिंग कंपनीज, बहुत मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज को सरपास करना। इसकी अपनी अलग हिस्ट्री है। दे रिक्वेस्टेड ब्रिटेन क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ टू पास अ चार्टर सो दैट दे मे प्रैक्टिस ट्रेड इन इंडिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द चार्टर वो स्टेटेड, चार्टर में क्या लिखा था, चार्टर स्टेटेड दैट EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओनली हैज मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैप के थ्रू कि कैसे ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप में वो बिजनेस करना चाह रहे थे और कैसे स्ट्रेट ऑफ मैगलन में वेस्ट की तरफ वो बिजनेस करना चाह रहे थे, राइट। सो बिफोर एंटरिंग द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में एंटर करने से पहले EIC को किसको फेस करना था, पोर्टुगल पीपल, है ना। किसको फेस करना था, पोर्टुगल को फेस करना था, राइट। सो अब हुआ क्या कि पोर्टुगल्स को तो फेस करना था क्योंकि वो पहले से ही थे वहां पे, राइट। दे वर ऑलरेडी देयर। तो आफ्टर ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ रीचिंग इंडिया, मतलब इंडिया तो वो जैसे तैसे पहुंचे, उनको रियलाइज हो कि ओह अच्छा हमने इतना स्ट्रगल करके पहुंच ही गए। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे उनको दे रियलाइज इट इज मोर चैलेंजिंग टू डील विद, राइट। इट इज मोर मच मोर चैलेंजिंग टू डील विद प्री एग्जिस्टिंग मुगल एम्पायर ऑल अक्रॉस द नेशन, राइट। सो उनको वहां जाके ये रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ तो असली गेम तो अब खराब होने वाला है हमारा राइट। मतलब कि मुगल एम्पायर ऑलरेडी ऑल अक्रॉस द नेशन है, और अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो पोर्टुगल्स ने अपना दबदबा बनाया है। तो फिर ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो अपना प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए उनको ये रियलाइज हुआ कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है, मतलब अब असली चैलेंजेस अब हमारे पास स्टार्ट होने वाले हैं। उनको ऐसा रियलाइज हुआ, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद हुम, जेम्स वन। और जेम्स वन कौन थे, जब तक वो नेगोशिएट कर रहे थे इंडिया, जेम्स वन के साथ, जो कि किंग थे ब्रिटेन के, क्वीन क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी तब तक, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ बेथ वन डाइड, राइट। आई थिंक 1603 में उनकी डेथ हो गई थी, यस। तो यानी कि मतलब EIC स्टार्ट हुई थी 1600, और एक दो साल में ही जब उन्होंने चार्टर साइन किया होगा, चार्टर उन्होंने इस टाइम पे साइन कर ही दिया था जो यहाँ पे डेट दी हुई है, इस टाइम पे उन्होंने चार्टर साइन किया था एंड उसके 3 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, है ना। तो जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद फिर जब जब तक EIC इंडिया पहुंची, यानी कि इस ड्यूरेशन में 1600 के अराउंड, राइट। या उसके मतलब एग्जैक्ट वही टाइम नहीं है 1608, है ना। कुछ साल तक तो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया पोर्टुगल्स के साथ, मुगल्स के साथ, तो वैसे भी टाइम बीतता चला गया। बट
उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने जो किंग किंग थे ब्रिटेन के, जेम्स वन, उनसे नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। और किंग जेम्स वन को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि इंडिया में ट्रेड करना चाह रही है। ठीक है। सो और उसके बाद किंग जेम्स वन जो थे, उनको उन्होंने ये बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला कि जो मुगल एम्पायर है ना, हमें ट्रेड नहीं करने दे रहा, हमें अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करने दे रहा इंडिया में, मना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों मना कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि पोर्टुगल्स का दबदबा पहले से ही है वहां पे। और मुगल्स पोर्टुगल से लड़ नहीं सकते, बिकॉज क्यों नहीं लड़ सकते? आप बोलोगे कि मुगल्स का दबदबा था तो वो पोर्टुगल से लड़ क्यों नहीं सकते, या उन्हें हटा क्यों नहीं सकते? वो इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि पोर्टुगल्स ने ऑलरेडी इंडिया मुगल्स को हरा के कैप्चर किया था इंडिया के कुछ पार्ट्स, जैसे कि गोवा, कोचिन, है ना, और हराया था। और हराने के बाद अपना खुद का ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फोर्ट्स, अपने किले बनाए थे वहां पे। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोल सकते कि मुगल्स का ही था पूरा इंडिया। मुगल्स का नहीं था, मुगल्स का दबदबा था नॉर्थ इंडिया में, और कोस्टल एरियाज में पोर्टुगल्स का था। राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं हम कंप्लीटली कि पोर्टुगल्स का दबदबा था, राइट, या मुगल्स का दबदबा था। कंप्लीटली किसी का भी नहीं था। ठीक है। तो मुगल एम्पायर पोर्टुगल्स को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्होंने उनको हराया था। राइट। ऑन द अदर हैंड, द ऑपोजिशन दे हैड टू फेस बिकॉज ऑफ पोर्टुगीज वॉज इंटेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि पोर्टुगल के लोगों ने भी तो उनको हराया था। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मुगल्स मुगल्स जो थे, मतलब ईआईसी ने बेसिकली कंप्लेन करा किंग जेम्स वन को कि मुगल्स ना हमें अलाउ नहीं कर रहे अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगाने के लिए। तो जेम्स वन भी के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि उनको, उनकी नजर में तो अच्छा इंडिया को मुगल्स गवर्न कर रहे हैं, तो मुगल्स आर दी ओनली वन जिन्हें, मतलब हमें, जिन्हें मनाना है। बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि साम्राज्य तो मुगल्स का था, बट बिजनेस या ट्रेड तो पोर्टुगल के लोग कर रहे थे ना वहां पे। मतलब पोर्टुगल्स का ही दबदबा था ऑफ कोर्स ईस्ट ईआईसी से पहले। राइट। तो ये थी बात। अब हम, आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो यू कैन टेक, एंड देन वी विल गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट। सो अब क्या हुआ कि व्हेन दे गॉट टू नो, मतलब क्या हुआ कि 1608 में तो इंडिया आ गए थे वो, ईआईसी इंडिया आ गई थी, एंड उन्होंने काफी मुगल से काफी रिक्वेस्ट करी कि, काफी रिक्वेस्ट क्या करी, मतलब बहुत उनके, कह सकते हैं ना, उनसे काफी मिन्नतें करी कि प्लीज मान जाओ मान जाओ, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम पोर्टुगल्स के साथ हम धोखा नहीं कर सकते। पोर्टुगल्स ऑलरेडी उनका अपना ट्रेडिंग सेटअप है, तो उनके साथ भी वो नहीं कर सकते। राइट। सो अब क्या हुआ, 1612 आने आने तक, मतलब ऐसे करते करते काफी साल बीत गए। राइट। और 1612 में क्या हुआ कि बैटल ऑफ स्वाली हुआ। क्या था ये बैटल ऑफ स्वाली? मतलब अ स्मॉल नेवल बैटल बिटवीन पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और पोर्टुगल्स के बीच में एक छोटी सी नेवल लड़ाई हुई। नेवल मतलब नेवी को यूज करके, यानी कि मतलब पानी में लड़ाई हुई, है ना। ऐसे आमने सामने नहीं हुई, पानी में लड़ाई हुई, मतलब शिप्स के बीच में लड़ाई हुई, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, वो भी हम समझेंगे। ये बस आपको मैप इसलिए दिखाया हुआ है ताकि ये दिखाने के लिए कि पोर्टुगल्स का कहाँ कहाँ, देखो आप देख सकते हो इसमें, सिर्फ पोर्टुगल्स का ही डोमिनेशन नहीं था, फ्रेंच का भी डोमिनेशन था। जहाँ पे ब्लू स्टार से बनाया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन था, मतलब कि फ्रेंच लोग डोमिनेट कर रहे थे। और जहाँ पे आप येलो देख सकते हो, वहां वहां पोर्टुगल्स का
डोमिनेशन था, राइट? ठीक है। सो गेटिंग बैक टू, नीचे है सेलोन, सेलोन मीन्स श्रीलंका, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम्म तो आप समझते हैं कि ये पोर्टुगल्स, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पोर्टुगल्स की भी अब थोड़ा सा हिस्ट्री में पोर्टुगल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है कि पोर्टुगल्स ने कैसे इंडिया को कैप्चर किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर रही थी ना, बट उससे पहले पोर्टुगल्स ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था। काफी कुछ उन्होंने कर दिया था वहां पे, अपने ट्रेड सेटअप्स कर लिए थे, तो बहुत कुछ हो गया था तब तक, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पोर्टुगल्स कब आए। तो अब यहाँ पे मेंशन किया अराउंड 1400, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बनी, बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी भी नहीं थी, उससे पहले ही पोर्टुगल्स वर देयर इन इंडिया, मतलब उन्होंने पहले ही अराउंड 1400 पोर्टुगीज वर फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट इंडिया बाय सी रूट। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैप के ही थ्रू ना, कि पोर्टुगल्स दे वर वेरी शार्प। ये वाला आप छोटा वाला मैप देखिए, है ना, छोटा वाला मैप देखिए, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट इरेज एवरीथिंग। यस, तो अगर आप छोटा वाला मैप देखोगे या फिर बड़ा वाला मैप भी देख लो, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पोर्टुगल्स जो है, ये आए थे इस रूट से, राइट? इधर पे आए थे, राइट? और कब आए थे यहाँ पे आप देख सकते हो, 14, मतलब इसी अराउंड आए थे, 1400 के अराउंड, 497 लिखा है यहाँ पे, राइट? तो उन्होंने काफी लंबे टाइम तक अपना दबदबा बनाए रखा, राइट? जो कि मेंशन भी किया हुआ है अराउंड 1400 मतलब उन्होंने पहली बार 1400, उधर पे 1400 एग्जैक्ट मेंशन नहीं था उसमें, 78 करके मेंशन था, क्योंकि इतने साल उन्हें लगे अपना ट्रेड सेटअप करने के लिए, राइट? तो हुआ क्या कि 1400 के अराउंड, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी, राइट? 1400 के अराउंड पहले वो यूरोपियन थे जो सी रूट के थ्रू आए, जो कि मैंने अभी मैप में बताया। ड्यूरिंग 1583, 1583 में क्या हुआ कि राल्फ फिच, राल्फ फिच वॉज इंग्लिश मर्चेंट, मतलब कि इंग्लिश मर्चेंट थे वो, ऐसी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बिजनेस पर्सन थे, ट्रेडर थे, जो कि जिनको अरेस्ट किया गया कहाँ, ईरान में। ऑर्मुज इज अ प्लेस इन ईरान, ये ईरान में है जगह, राइट? सो उनको अरेस्ट किया गया, उनको समझा गया कि अच्छा ये कोई स्पाई है जो स्पाई करने के लिए आया है, राइट? बट ही वॉज एक्चुअली नॉट अ स्पाई, वो स्पाई नहीं थे, राइट? वो एक इंग्लिश मर्चेंट थे बेसिकली। बाद में वो पकड़े गए, उनको प्रेजेंट किया गया किसके सामने, पोर्टुगीज वाइसरॉय इन गोवा। एक्चुअली 1583 तक पोर्टुगीज का दबदबा अच्छा खासा हो गया था इंडिया में, पोर्टुगल्स का, राइट? अच्छा खासा दबदबा था, तो दबदबा था यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो पकड़े गए थे, तो उनको पोर्टुगल्स के जो यू कैन से वाइस रॉय थे, उनके सामने उनको प्रेजेंट किया गया, राइट, गोवा में। मतलब ही वॉज अंडर अरेस्ट बेसिकली, राइट? ही रैन अवे फ्रॉम कस्टडी, वो भाग गए थे हालांकि उनकी कस्टडी से, मतलब उनको प्रेजेंट तो किया गया था वाइस रॉय के सामने, उनको प्रेजेंट किया गया था इस ईयर में पोर्टुगल्स के वाइस रॉय के सामने, बट उधर से वो भाग गए, ही एस्केप्ड, राइट? तो वो भाग गए थे, और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया तो होते नहीं थे, आज का टाइम होता तो अगर कोई भाग भी जाता है तो वो पकड़ा भी जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो, मतलब टेक्नोलॉजी ने काफी बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है टेक्नोलॉजी। सो आजकल काफी सारे रिसोर्सेज हो गए, तो पकड़ना थोड़ा आसान रहता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, राइट? बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कोई भाग जाए तो उसको पकड़ना आसान नहीं होता था, राइट? सो क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी ऑफ कोर्स, राइट? सोशल मीडिया नहीं थी, टेलीफोन्स नहीं थे, राइट? तो वो भागने के बाद वो पूरे इंडिया में घूमते रहे। स्पाई तो वो थे नहीं, बट एक मर्चेंट ही थे, बट वो पूरे इंडिया में घूमते रहे, एक्सप्लोर करते रहे कि क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ, क्या क्या उगता है, कैसी कैसे क्या क्या चीजें उगती हैं यहाँ पे, और मैं मतलब अगर हम लोग बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो हम क्या क्या चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ से अपने देश में ले जा सकते हैं, है ना?
वो इंग्लिश मर्चेंट थे, मतलब ब्रिटेन में हम क्या क्या ले जा सकते हैं, ब्रिटेन में क्या क्या चीजें नहीं है जो यहाँ है, और हमारे कौन कौन सी चीज हमें हमें जिस चीज से फायदा होगा वो चीज को काफी गौर से मतलब नोट डाउन कर रहे थे, राइट। सो सर विलियम हॉकिंस विथ थॉमस रो ट्रेवल टू आगरा। अब हुआ क्या कि अ, आपको क्या लगता है कि अगर जो उनकी कस्टडी से भाग गए थे उसके बाद जब वो भाग गए थे उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपने देश वो लौट गए। मतलब जब वो गए दोबारा से, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आई थिंक इज नॉट मेंशन्ड। यस, सो जब वो चले गए और उन्होंने अपने देश में जाके, ब्रिटेन में जाके बताया उन सबको कि मैंने इंडिया में ये सब चीजें एक्सप्लोर करी हैं और इस टाइप की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, है ना, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। तो इससे क्या हुआ कि उनको लगा कि अच्छा चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब काफी अच्छी चीज है, हम तो करेंगे फिर वहां ट्रेड। ठीक है, फिर क्या हुआ, पोर्टुगल्स वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे थे ट्रेड इंडिया में, तो अंग्रेजों को होने लग गई जलन। ठीक है, ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने सोचा अच्छा ये कर सकते तो हम नहीं कर सकते बिजनेस, ये ट्रेड कर सकते हैं इतना अच्छा तो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। एक तो उन्होंने अपने जासूस ही बोल सकते हैं, वैसे तो ही वो मर्चेंट थे, इंग्लिश मर्चेंट थे, बट कहीं ना कहीं जासूसी वाला काम तो कर ही रहे थे वो भी, राइट। सो उनको इनपुट्स मिलते गए एंड ब्रिटेन ब्रिटेन के लोगों को लगा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। एज अ रिजल्ट पोर्टुगीज स्टार्टेड अपोजिंग। अब पोर्टुगीज ने क्या किया, पोर्टुगीज को उनको तो अपोज करना ही था, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वो भी तो चीजें देख रहे थे, वो दे आल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग। पोर्टुगल्स ने नोटिस किया कि अच्छा मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, इनका इंग्लिश मर्चेंट एक स्पाई की तरह आ रहा है। एंड देन विलियम हॉकिंग्स और थॉमस रो आगरा को ट्रेवल कर रहे हैं, क्यों, मुगल्स को मनाने के लिए, कि प्लीज हमें भी अलाउ कर दो जैसे आपने पोर्टुगल्स को अलाउ किया है, राइट, उनको आपने अलाउ किया आप हमको भी कर दो, है ना। तो ये बहुत मस्का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, मनाना या मस्का मारना मुगल्स को, तो वो काम करने लग गए वो, है ना, वो मुगल्स के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाने लगे। उस टाइम पे जहांगीर थे, राइट, मुगल्स का भी काफी अच्छा खासा दबदबा रहा है वहां पे भी, है ना। तो काफी अच्छा खासा उन्होंने बटरिंग स्टार्ट कर दी, मुगल्स के लिए गिफ्ट्स लाने लगे, रॉयल गिफ्ट्स लाने लगे, रॉयल एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उनको उनके लिए भेजने लग गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने सोचा वाह ये तो बड़ा बड़ी मतलब हमारी काफी मशक्कत कर रहे हैं, और जहांगीर तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए, इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए उन्होंने सोचा इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं है है ना, राइट। सो मतलब उनको काफी अच्छा लगा कि उनकी इतनी खातिरदारी हो रही है, वो भी जो गेस्ट बन के आए वो खातिरदारी कर रहे हैं इतनी, तो तब उनको काफी अच्छा लगा इस बात को सुन के, है ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम्म। सो जब उन्होंने नेगोशिएट किया, अब 1615 में क्या होता है, अब धीरे धीरे हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। विलियम हॉकिंस आगरा उन्होंने ट्रेवल किया, मस्का मारा काफी मुगल्स में, है ना। तो पोर्टुगल्स ने खूब उनको अपोज किया, ब्रिटिश के जो शिप्स आते थे पोर्ट पे उनको स्टॉप करते थे, वहां जाने से मना करते थे, नहीं तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते, हमारा एरिया है ना। जब भी पोर्ट्स जो जैसे लेट्स सपोज दिस इज गुजरात, ये गुजरात वाला एरिया, ये पोर्टुगल्स का एरिया, अगर ब्रिटिश शिप्स इधर से एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से पोर्ट पे उनको रोक दिया जाएगा, बोलेगा नहीं तुम इधर से जा ही नहीं सकते, हमारा एरिया हमने कैप्चर किया है, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस थिंग कि मुगल्स ने तुम्हें बुलाया है, तो मुगल्स के तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप फ्रेंडली रिलेशंस है, तो हमें क्या इससे मतलब है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ये एरिया हमारा है तो डोंट कम। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं उनको अपोज किया, और इसकी वजह से 1611 में हॉकिंग्स तो इंग्लैंड चले गए, मतलब उन्होंने काफी मशक्कत करी बट फिर वो इंग्लैंड चले गए। अब क्या हुआ, जब वो इंग्लैंड चले गए 1615 में क्या हुआ कि यू नो जेम्स, ओके जस्ट अ सेकेंड,
यस, ओके। सो 1615 में क्या हुआ कि जेम्स वन जो थे, जेम्स वन जो थे, उन्होंने एक डेलीगेशन सेंड किया, किसको? जहांगीर को। जहांगीर उस वक्त मुगल एम्परर थे, राइट? जहांगीर वॉज मुगल एम्परर, राइट? तो जेम्स वन ने, क्योंकि जब हॉकिंग्स अंग्रेज चले गए थे अपने देश, तो उन्होंने वहां जाके जेम्स वन को बताया, मतलब ऑफ कोर्स बताया तो उस टाइम पे ही, बट ऑफ कोर्स जेम्स वन ने जहांगीर को 1615 में डेलीगेशन भेजा, मतलब एक रिक्वेस्ट टाइप की भेजी, राइट? बट बताया तो उन्होंने पहले ही था। जब वो इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने, हॉकिंस ने 1611 में जेम्स वन को बताया कि मुगल्स तो हमें, मतलब आई थिंक वो अलाउ नहीं करेंगे हमको, है ना? इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें इतना ज्यादा, क्योंकि मुगल्स, उन्होंने, क्योंकि जेम्स हॉकिंस ने, जब हॉकिंस, विलियम हॉकिंस और थॉमस रोज आगरा उन्होंने ट्रेवल किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी मुगल्स से कि हमें भी ट्रेड करने दो। मुगल्स ने बोला नहीं सॉरी, हम नहीं कर सकते, पोर्टुगल्स का ऑलरेडी दबदबा है। उन्होंने उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेडिंग बिजनेस शुरू नहीं कर, अपना ट्रेड स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने हमारे साथ बैटल लड़ी है, बैटल्स लड़ी हैं अलग अलग, बैटल ऑफ द्यू, बैटल ऑफ कोची, अलग अलग लड़ाइयां लड़ी लड़ी हैं, और वो जीते हैं, इसलिए उन्होंने अपने वो एरिया को कैप्चर किया है, और तब जाके वो ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमने उनको अलाउ किया है। मुगल्स ने मतलब ये बात बोली, उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी है कि पोर्टुगल्स ने अपनी मर्जी से शुरू किया है, उन्होंने खुद से कैप्चर किया और उसके बाद उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया है, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने चीजें शुरू करी, राइट? एंड फिर क्या हुआ? अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है। लेट्स जस्ट गेट बैक टू दिस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि हिस्ट्री के टाइम पे एक जगह पे हिस्ट्री नहीं घट रही होती है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हो रही होती है, हमें अलग अलग एंगल से उनको देखना पड़ता है कि किस जगह, किस समय पे कहाँ पे क्या चीज हो रही थी, राइट? तो जब ऐसा हो रहा था, जब ऐसा हुआ, हॉकिंस और थॉमस रो एक एक्चुअली डिप्लोमैट थे, डिप्लोमैट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है? तो अब जो थॉमस रो थे, उन्होंने किस तरीके से, पहले आगरा जाने के बाद उन्होंने क्या 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 बोल के मनाया, या फिर आप कह सकते हो आगरा जाने के बाद तो नहीं कह सकते हम, मतलब आगरा जा गए थे वो मनाने के लिए, बट मना कर दिया गया उनको, तो वो इंग्लैंड वापस आ गए 1611 में, राइट? सो आफ्टर दैट